हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्रिया शरीर का जो सेकंड पेपर है, जिसमें हमारी 7 धातुएं एंड हमारी जो उपधातु ओज एंड हमारा मल का जितने भी यहाँ पे टॉपिक है, हम वो सभी बताने वाले हैं। जो आपका पार्ट 1 है वो रीचा मैम आपको करा रही है, वात पित्त कफ, एंड सेकंड चैप्टर में आपको कराऊंगा। एंड जितनी भी सभी धातु है, मैं हर दिन एक धातु की वीडियो अपलोड करूंगा यहाँ पे। और ये सभी वीडियो आपके जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं, या आप अभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपके लिए भी हम ये सीरीज लेके आए हैं। और ये बिल्कुल NCISM के अकॉर्डिंग होगा, और जितना मैं आपको बताऊंगा आपको उतना याद रखना है। मैं सभी धातु के अंदर आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कि आपको ये 9 पॉइंट याद रखने हैं, ये 10 पॉइंट याद रखने हैं। तो रस धातु के अंदर आपको टोटल 12 पॉइंट याद रखने हैं। और ये 12 के 12 पॉइंट आप मैंने अपनी यहाँ पे PDF के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। एंड यहाँ पे मैंने श्लोक भी एंड साथ साथ उनकी हिंदी भी दोनों बता रखी है। तो आप बुक लेके बैठे और जो भी मैं आपको बताऊँ वो आप मेंशन करें। और जो हमारी क्रिया शरीर की बुक है महेंद्र सिंह की, मैं यहाँ से ये नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले रस धातु के बारे में, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल एंड हमारा यूट्यूब चैनल देखो फॉलो नहीं किया है, आप फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। हम यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जितने भी सब्जेक्ट हैं हम यहाँ पे कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आप बताओ आपको क्या कंटेंट चाहिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप बताओगे, हम उसको फिर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने वाले रस धातु के बारे में। तो देखो, हमारी 7 धातु होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो आज हम उसमें पढ़ने वाले रस धातु के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, रस धातु के बारे में आपको क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है परिचय। परिचय में क्या रखना है, देखो, आहार, आहार पर जठर अग्नि की क्रिया से जो उत्पन्न होता है। देखो सिंपल से पता है, आप जब वो धातु का वो पढ़ते हो प्रकरण, तो आहार होता है। ये आहार हमने खाया, आहार खाने के बाद कहाँ पे गया, हमारे आमाशय में गया। आमाशय में क्या होती है, जठर अग्नि होती है। तो जठर अग्नि इस आहार पे काम करती है। जब जठर अग्नि काम करती है तो यहाँ पे क्या बनता है, रस धातु का निर्माण होता है। सबसे पहले रस धातु का निर्माण होता है। जैसे ही हम आहार का सेवन करते हैं, हमारी जठर अग्नि काम करती है उस आहार पे, और उस आहार से हमारे पास रस धातु की उत्पत्ति होती है। तो परिचय में आप ये लिख सकते हो कि आहार जो होती है, रस धातु हमारे धातु में सबसे पहले उत्पत्ति होने वाली धातु है, और ये आहार पर जठर अग्नि की क्रिया करने से उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, आहार की निरुक्ति। देखो बुक में भी दिखा गया, आपको भी याद रखना है कि रस धातु में अच प्रत्यय लगने से, मतलब अच प्रत्यय, जब रस धातु होती है उसमें अच प्रत्यय लगने से रस धातु की निरुक्ति होती है, जो निरंतर गति करता है। सिंपल सी बात है, रस क्या होता है, रस एक टाइप का, अगर मैं इसको मॉडर्न भाषा में कोरिलेट करता हूँ तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। देखो हमारी बॉडी के अंदर दो होते हैं, एक होती है हमारे पास ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और एक कंपोनेंट होता है हमारा प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है ना, हम उसको बोलते हैं रस। और जो RBC, WBC प्लेटलेट्स होती है, हम उसको बोलते हैं रक्त बोलते हैं। तो जो निरंतर गति करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, परिचय हो गया और हमारी निरुक्ति हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो 5 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में आ सकता है कि रस धातु का वर्णन करो, या फिर ऐसे आ सकते हैं 5 नंबर में, 10 नंबर में। तो आपने सभी पॉइंट लिखने हैं। तो रस का परिचय क्या बताया, आहार रस पर जब जठर अग्नि की क्रिया होती है तो हमारे पास रस धातु की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या लिखना है, जो निरंतर गति करता है, या फिर रस धातु के अंदर अच प्रत्यय लगने से रस धातु की निरुक्ति हो जाती है। अब बात करते हैं उत्पत्ति की। अब देखो उत्पत्ति में आपको क्या लिखना है, देखो मैंने वही बताया ना कि देखो, हमारा पंच भौतिक आहार होता है, जिसमें हमारे पास आकाश, वायु, जो भी हमारे आहार होते हैं वो सभी पंच महाभौतिक होते हैं। पंच महाभौतिक में 5 महाभूत होते हैं, आपको पता होना चाहिए। आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। देखो सबसे ऊपर आकाश होता है, फिर क्या होती है, वायु होती है, फिर क्या होती है, अग्नि होती है। अग्नि किस पे होती है, पृथ्वी पे। पृथ्वी के नीचे मतलब जल, जल, और फिर होती है हमारे पास पृथ्वी। पंच भौतिक आहार, पेय, लेह, भोज्य और भक्ष्य, ये 4 प्रकार का आहार होता है। पेय का मतलब क्या होता है, ऐसे आहार जो हम पीते हैं, ऐसे आहार जो हम खाते हैं, ऐसे आहार हम जो चबाते हैं, और ऐसे आहार जो हम चाटते हैं। जो जो होते हैं ना, जैसे कि चार हम बहुत सारे आहार, हम जैसे हम रोटी खाते हैं तो वो खाना होगा, हम उसको मुंह के अंदर चबाते हैं। एक हम चाटते हैं, जैसे कि
च्यवनप्राश हो गया, उसको हम चाटते हैं। एक हम आहार हम पीते भी है। तो ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। जो हमारे 6 रस होते हैं वो आहार हो गए हमारे पास मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और 20 हमारे पास गुरुवादी गुण होते हैं, आपको पता होगा। ये सभी टाइप के आहार जब हम खाते हैं, आमाशय के अंदर जठराग्नि काम करती है और रस धातु के अंदर इसको कन्वर्ट कर देती है, तो उत्पत्ति हो गई। तो हमने परिचय देखा, हमने निरुक्ति देखी, हमने उत्पत्ति देखी। अब हम बात करने वाले हैं अपना चौथा पॉइंट, रस धातु के भेद। देखो रस धातु दो प्रकार की होती है, समझना। एक होती है स्थायी और एक होती है अस्थायी। अब देखो एक ऐसी रस होती है जो पूरी बॉडी के अंदर है, जो स्थायी होती है, मतलब जो हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर होती है, मतलब जो बिल्कुल फिक्स होती है कि मतलब ये यहीं पे ही मिलेगी, बिल्कुल स्थिर रहती है टिश्यू फ्लूइड के अंदर, जो हमारे टिश्यू के अंदर पाई जाती है। एक होती है साइनोल फ्लूइड। हमारे हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा हार्ट हो गया, हमारे जो लंग्स हो गए, हमारे जो ज्वाइंट हो गए, इनके अंदर जो स्पेस होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, जो हमारी हार्ट की लेयर के बीच में होता है, यहाँ पे होता है। तो वहाँ पे जो भी होते हैं वो होते हैं अस्थायी रस होते हैं। तो दो प्रकार के रस होते हैं, स्थायी रस जो स्थिर होते हैं, अस्थायी रस जो अस्थिर होते हैं। जो हमारे टिश्यू फ्लूइड को क्या बोलते हैं, स्थायी रस, और साइनोवियल फ्लूइड को क्या बोलते हैं, अस्थायी रस। तो दो प्रकार के रस धातु के भेद हो गए। अब बात करते स्थान। अब देखो स्थान की मैं बात करूं तो देखो रस धातु का जो स्थान है वो क्या बताया गया है, हृदय और 24 धमनियां बताई गई है। तस्य च हृदय स्थानम, ये श्लोक भी है। तो हृदय पूछे तो रस धातु का मेन स्थान क्या है, हृदय और 24 धमनियां। अब इसके अब हम बात देखने वाले रस व स्रोतस। देखो स्थान और स्रोतस, जो स्थान होगा वही उसका स्रोतस का स्थान होगा। तो रस धातु का स्थान क्या है, हृदय और 24 धमनियाँ। 24 धमनियाँ में कौन कौन सी होती है, 10 होती है जो ऊपर जाती है, 10 होती है जो नीचे जाती है, और 4 जो बिल्कुल नाभि में होती है। 10 होती है अधोगामी, नहीं 10 होती है ऊर्ध्वगामी, 10 होती है अधोगामी, 4 होती है तिर्यकगामी। 24 हमारी धमनियाँ हम पढ़ते हैं रचना शैली के अंदर। 10 होती है ऊर्ध्वगामी जो ऊपर की ओर जाती है, 10 अधोगामी जो नीचे की ओर जाती है, 4 तिर्यकगामी जो नाभि के आसपास रहती है। तो ये स्थान हो गया। अगला हम बात करने वाले हैं देखो रस व स्रोतस। अब देखो मैंने क्या बताया, रस व स्रोतस देखो हमारे आचार्य चरक जी ने और आचार्य सुश्रुत का, आपको दोनों को याद रखना है, इस बहाने आपकी स्रोतस भी याद हो जाएंगे। अब देखो रस व स्रोतस, देखो हृदय प्लस 10 धमनियाँ। अब देखो आचार्य चरक है वो कहते हैं कि हृदय में और 10 धमनियां हैं वहां पे पाया जाएगा, जबकि हमारे आचार्य सुश्रुत ने इसको क्या बोल दिया, 10 रसवाही धमनियां ही बोल दिया है। वह आपको यही याद रखना है, रस व स्रोतस और रस का स्थान एक ही होता है, हृदय और 24 धमनियां। बस इसको अपने अलग अलग पॉइंट के अंदर मेंशन कर देना ताकि अच्छा लगे एग्जामिनर चेक करने वाले को। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पेज की। तो अगला पेज की हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट देखो मैंने आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है, ताकि आपको एग्जाम कि लिखने के टाइम आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है। आपको देखो हमें ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ते तो है, बट हमें कंटेंट पता नहीं होता हम क्या लिखे। तो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ, आपको क्या क्या लिखना है, परिचय लिखना है, फिर आपको निरुक्ति लिखनी है, उत्पत्ति लिखनी है, भेद लिखने हैं, स्थान लिखना है, फिर उसका स्रोतस लिखना है। अब बात करेंगे रस धातु के गुण। अब देखो गुण की मैं बात करूँ, देखो इसके जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो आपको पता है कि जो जो हमारी धातु होती है रस, वो क्या होती है, एक टाइप का प्लाज्मा होती है, मतलब उसके अंदर जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो आपसे पूछे कि रस धातु के अंदर कौन से महाभूत की प्रधानता होती है, तो आप लिख भी सकते हो कि पंच महाभौतिक। वैसे तो ये पंच महाभौतिक होता है, लेकिन इसके अंदर जल महाभूत की प्रधानता होती है। इसको हम इसको सौम्य भी बोलते हैं, इसलिए ये स्नेहन का काम करेगा, तर्पण का काम करेगा, जीवन का काम करेगा और धारण का काम करेगा। 4 काम आपको याद रखने हैं, स्नेहन, तर्पण, जीवन और धारण, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला हम बात करेंगे रस धातु की कार्य। अब देखो जो गुण है वही कार्य होंगे। देखो श्लोक भी बताया गया है, तर्पति, वर्ध्यति, धार्यति, यापति। देखो जो तर्पण का काम करेगा, जो वर्धन का काम करेगा, जो धारण का काम करेगा, और जो यमन, यमन मतलब जो पूरे शरीर के अंदर गति का काम करेगा। तो रस धातु के गुण में क्या हो जाएंगे, देखो रस धातु सौम्य होती है। सौम्य मतलब इसके अंदर जल महाभूत की प्रधानता होती है। अब जल होगा तो जल का काम क्या होता है, स्नेहन करेगा, तर्पण करेगा, जीवन देगा, धारण करेगा। और कार्य में क्या लिखेंगे, ये तर्पण करेगा, वर्धन मतलब तर्पति, वर्ध्यति, धार्यति, यापति, यमन, धारण, वर्धन और तर्पण के इसका कार्य होता है।
अब हम बात करेंगे देखो रस धातु का परमाणु। अब देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और कुछ ही बताऊंगा। देखो रस धातु का परमाणु, तो 9 अंजलि यहाँ पे माना गया है परमाणु रस धातु का। अब देखो एक अंजलि परमाणु जो होता है ना, वो होता है 300 ml। अब देखो हमारी जो मॉडर्न के अनुसार हमारी जो ब्लड की क्वांटिटी होती है वो होती है 5100 ml, मतलब 5000 के आसपास हमारे पास वो होता है ब्लड। अब देखो हमारा जो होता है ब्लड, मैंने क्या बताया, उसके अंदर प्लाज्मा होती है और हमारे जो जो उनके कंपोनेंट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो रस होती है 9 अंजलि, रक्त होती है 8 अंजलि, 9 और 8 होती है 17 अंजलि। अब 17 अंजलि को मैं अगर 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही 5100 ml। तो ये मैंने आपको बता भी दे मॉडर्न के अनुसार। तो रस धातु का परमाणु 9 अंजलि होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या याद रखने को, निर्माण विधि। अब देखो कैसे बनता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा लिख के आना है एग्जाम के अंदर। देखो निर्माण विधि में आपको क्या लिखना है, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आहार रस, ठीक है। अब आहार रस कहाँ गया, हमने खाया, कहाँ पे गया वो, आमाशय के अंदर। आमाशय के अंदर हमारी जठराग्नि, जठराग्नि के द्वारा हमारे पास सबसे देखो 7 धातु होती है, 7 ही अग्नि होती है। सभी धातुओं की अपनी अपनी अग्नि होती है। रस धातु रस अग्नि, रक्त धातु रक्त अग्नि, इस प्रकार मांस अग्नि, मेद अग्नि, अस्थि अग्नि, मज्जा अग्नि और शुक्र अग्नि, 7 धातु 7 अग्नि। तो सबसे पहले काम करेगी रस अग्नि। जैसे ही रस अग्नि ने काम किया आहार रस पे, उसके दो भाग बनते हैं, सार भाग और कीट भाग। सार भाग मतलब देखो, कीट भाग मतलब क्या होता है, जो उसका बचता मल। देखो जैसे कि हम जैसे कि कुछ भी काम करते हैं तो जो जो कूड़ा कचरा बच जाता है हम उसको बोल देते हैं मल। तो आहार रस में सबसे पहली धातु होती है रस धातु। तो रस धातु का जो मल भाग होता है, कीट भाग होता है कफ। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी धातुओं के मल आपको याद रखने हैं, तो मैं आपको साथ साथ बताते रहूंगा। तो आहार में सबसे पहली बात करते हैं रस धातु की। तो रस धातु का मल क्या होता है, हमारे पास कफ होता है। अब देखो सार भाग में दो पार्ट बचते हैं, स्थूल भाग, स्थूल भाग मतलब जो मेन भाग होता है वो होता है रस धातु, ठीक है। तो रस धातु बन गई। सूक्ष्म भाग में दो भाग बनते हैं, देखो सूक्ष्म भाग के अंदर बनती है उपधातु। तो उपधातु होती है स्तन्य और आर्तव। और यहाँ पे बचता है रक्त धातु अंश, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत रक्त धातु का अंश बनने लग जाता है। तो निर्माण विधि है जैसे रक्त अग्नि। तो यहाँ पे आपको 3 बात याद रखनी है, मल क्या होता है, कफ, उपधातु क्या होती है, स्तन्य और आर्तव, और स्थूल भाग में क्या होता है, रस धातु का निर्माण हो जाता है। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरा पेज। देखो यहाँ पे मैंने बताया रखा है रस संवहन। देखो रस संवहन का मतलब क्या होता है समझना। देखो मैंने क्या बताया, जो रस संवहन का मतलब होता है कि रस धातु होती है ना, उसके अंदर जल महाभूत की प्रधानता होती है। तो संवहन का मतलब क्या होता है, जो जो लगातार कार्य करे, या जो पूरी बॉडी के अंदर लगातार मूवमेंट करे, जो जो जिसके अंदर गतिशील हो, जो हमेशा गतिशील रहता है, उसको हम बोलते हैं संवहन क्रिया बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे चक्कर पाणी ने क्या बोला है, चक्रवर्त परिवर्ती। तो रस संवहन को ही चक्रवर्त परिवर्ती बोले। तो आपसे पूछ लेना कि चक्रवर्त परिवर्ती क्या होती है, तो चक्रवर्त परिवर्ती रस संवहन को ही बोलते हैं। और जो जो निरंतर गति करता रहता है उसको हम बोलते हैं रस संवहन। आचार्य चरक जी ने बोला है। तो रस धातु की निरंतर उत्पत्ति होते रहना ही, देखो आहार रस खाते रहेंगे, रस धातु बनती रहेगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रस संवहन। कि रस धातु की लगातार उत्पत्ति होते रहने को ही रस संवहन कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब रस संवहन के अंदर दो हमारे पास वायु इंपॉर्टेंट हेल्प करती है। एक होती है समान वायु और एक होती है हमारे पास, देखो ये रही, एक होती है समान वायु, एक होती है व्यान वायु। देखो आहार रस किया, आहार रस से हमारे पास, अब देखो आपको याद रखनी है, आहार रस से जो रस धातु होती है तो उस आहार रस को हृदय तक, मैंने क्या बताया कि रस धातु का मेन स्थान क्या होता है, हृदय। तो इस हृदय तक, इस हृदय तक इस आहार को समान वायु और व्यान वायु ले जाने का काम करते हैं। तो रस को पूरे शरीर में भ्रमण का कार्य करते हैं। देखो दो यहाँ पे समान वायु और व्यान वायु, ये दो वायु ऐसी होती है जो रस संवहन के कार्य में हेल्प करती है। समान वायु और व्यान वायु दोनों ही आहार रस को हृदय तक पहुंचाती है, और व्यान वायु रस को पूरे शरीर में भ्रमण का कार्य कराती है, मतलब गतिशील का कार्य करवाती है। उसके बाद देखो आपको याद रखना है रस क्षय के लक्षण। अब देखो दो इंपॉर्टेंट आपको वही चीज बतानी है। एक होता है रस क्षय, अगर किसी की बॉडी में रस धातु की कमी हो जाए तो क्या होगा, एक में रस धातु की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। देखो रस क्षय पे क्या होगा, देखो यहाँ पे श्लोक भी बताया गया है,
हत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा। हृदय में पीड़ा होगी, सिंपल सी बात है। देखो रस धातु का मेन स्थान क्या है, हृदय, तो उसकी अगर कमी हो गई तो हृदय में पीड़ा होगी। तो हत पीड़ा मतलब हृदय में पीड़ा होगी, कंपन शरीर के अंदर कंपनता पैदा हो जाएगी, शून्यता शरीर के अंदर शून्यता हो जाएगी, और तृष्णा प्यास अधिक लगेगी। तो हृदय पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा, ये आपको चार पद आपको याद रखने हैं। अब आपको याद रखने की रस धातु की वृद्धि पे क्या होगा, देखो रसोति वृद्धि हृदय क्लेद प्रेषक चपादति, मतलब हृदय में क्लेद रहेगा, जी मिचलाने लग जाएगा, और मुख में लाला स्राव मतलब मुख के अंदर सलाइवा उत्पन्न होने लग जाएगी। तो ये आपको रस धातु के अंदर याद रखना है। तो मैंने आपको कितने पॉइंट बताए, आप खुद देखो। आप मैंने पहले आपको बताया परिचय, फिर मैंने आपको बताया निरुक्ति, फिर आपको बताया मैंने उत्पत्ति, रस धातु के भेद, स्थान और स्रोतस। उसके बाद मैंने आपको बताया गुण, कार्य, प्रमाण, निर्माण विधि। उसके बाद मैंने आपको बताया संवहन और कार्य करने वाली वो, और दो ये वृद्धि के लक्षण और क्षय के लक्षण। 14 पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आपको 14 के 14 पॉइंट याद है, आप रस धातु आपको कंप्लीट आती है, आप 5 नंबर में आए, 10 नंबर में आए, आप ये पूरा फॉर्मेट याद रखना कि क्या क्या आपको कंटेंट लिखने हैं। और ये पीडीएफ मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।